नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ गाला पेपर सॉल्यूशन पेपर 5 का सेक्शन डी। ओके, अभी सिर्फ साइंस में एक पेपर ही बाकी रहा, पेपर 6। तो पेपर 5 का सेक्शन डी जो है ये रहा आपके सामने। बहुत इजी आंसर्स ढूंढ ढूंढ के मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, ताकि आपको एक स्टेटमेंट्स जो है ना, आपको लगे कि मैं घर बैठ के बस आराम से एक बुक रीड कर रहा हूँ, ज़्यादा रटाफिकेशन करने की ज़रूरत ना हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन और यूजेस लिखने हैं। तो प्रिपरेशन क्या है यहाँ पर? प्रिपरेशन ये है कि हम लोग NaCl को अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा मिल जाता है और अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये रिएक्शन जरूर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केमिस्ट्री में जितना अच्छे से आप रिएक्शन लिखोगे ना बच्चा, उतना इंप्रेशन अच्छा बनेगा चेकर के सामने, और वो ज़्यादा कुछ रीड भी नहीं करेंगे और अच्छे से मार्क्स दे देंगे। तो रिएक्शन से कभी भूलना ही मत। यूजेस क्या हैं इसके? तो अब हमें पता है ना कि एसिडिटी वगैरह होती है, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं एंटासिड के फॉर्म में, बेकिंग पाउडर बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं, और कई बार एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं फॉर द स्किन डिजीजेस। ओके, बहुत आसान था। 4 मार्क के हिसाब से मुझे काफ़ी आसान लगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, और answer the following questions. Why do blue crystals of copper sulfate become colorless on heating? ठीक है, तो एक्चुअली ब्लू कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो हम जब उसको हीट करते हैं तो कलरलेस क्यों बन जाता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर है ना, वो क्या है ना, लॉस मतलब उड़ जाता है। अब आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये CuSO4.5H2O, तो H2O के पार्टिकल्स इसके साथ हैं, तो दैट्स वाई ये ब्लू कलर होता है। ठीक है, बट जैसे ही हीट करते हैं तो आप देख सकते हो सिर्फ CuSO4 बचा, पानी है ही नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्या कह रहा है, राइट 2 यूजेस ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन। ओके, अब ये नंबर 2 वाला हुआ। तो हाइड्रोजन के 2 यूज लेंगे, मैंने 3 चीज़ें दिए हुए हैं, आपको जो ईजी लगे लिख देना। एक तो देखो, फ्यूल यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर रॉकेट में, बहुत ईजी है। उसके अलावा हम अमोनिया और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं तो ये तो लिख ही देना, डिसइंफेक्टेंट्स पता है, ये बैक्टीरिया को किल करने में यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। ये 2 बड़े आसान से हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम इथेनॉल को, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं CH3COOH मतलब कि इथेनॉइक एसिड के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? देखो बच्चा, अब साफ साफ देखो, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे 2 O आ गए, है ना, तो मतलब कि एक O यहाँ पे प्लस हुआ ना। और हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो लॉजिकली तो पता चल चुका है। तो अभी इसको लिखना कैसा है, तो एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का, उसमें जो होते हैं वो 6 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। हम देख सकते हैं 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन है। और इथेनॉइक एसिड के अंदर 4 हाइड्रोजन है, देखो 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा और उसकी जगह पे ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा, तो इसके लिए हम इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस बताओ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस होता है। ठीक है, अब विनेगर तो सूंघा ही है ना, अपने घर में होता ही ना। ठीक है, तो वो पंजेंट स्मेल देता है विनेगर वाली, और खट्टी टेस्ट देता है। कोरोसिव इन नेचर होता है, अगर आप इसको समझो कि स्टील के ग्लास में डाल दो, तो स्टील या ऐसा कुछ मेटल ना, तो वो कोरोड हो जाएगा। पानी में मिसिबल होता है, मिसिबल मतलब कि आराम से सॉल्युबल हो जाता है। यूजेस, तो सिल्क इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, रेयन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। विनेगर में यूज़ किया जाता है, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। ये दोनों काफ़ी आसान है। ओके, चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। अब आपको पता है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शन यूनिट है, तो इसका मेन फंक्शन होता है कि वो ब्लड को कन्वर्ट करेगा यूरिन के अंदर बाय फिल्ट्रेशन। इसका मतलब कैसे कन्वर्ट नहीं करता, मतलब ये कि ब्लड को प्योरीफाई करके जो वेस्ट चीज़ें होती है वो निकाल देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रीशन के तौर पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो एक होता है बॉम्बेन्स कैप्सूल जो कप की तरह होता है, फिर आता है ग्लोमेरल्स जो उसके अंदर से छन्नी की तरह होता है ना, जो छांटे का काम करता है, फिर आएगा लूप ऑफ हेनल। ओके, देन डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हम लोग DCT भी कहते हैं,
एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हम लोग PCT कहते हैं, ठीक है। और फिर आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये वाला फिगर। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो फिगर है ना आप वही बना सकते हैं। बेसिकली ये फिगर मेरे देने का जो रीज़न था, ये वाला पार्ट आप मत कीजिएगा, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, सेम रिपीटेड ये। तो मतलब बता रहा है कि हर एक ब्रांच से ऐसे न्यूरॉन कनेक्ट होता है ना इसके लिए, ठीक है। तो ये वाला जो मुझे देने का रीज़न था ना, वो मुझे ऐसा था कि आपको पता चले, आइडेंटिफाई, उसमें ना आइडेंटिफाई नहीं होता है कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चों, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मतलब कि आगे वाला, ठीक है। तो ये वाला कॉन्वोलेटेड इसका मतलब कि टेरा मेरा, ठीक है। ये वाला बोमेंस कैप्सूल है, ये लूप ऑफ हैंडल, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सी भी, ओके। ये डिस्टिल मतलब पीछे वाला टेरा मेरा ट्यूब है वो, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बेसिक फिगर, फिर इसके अंदर वो आर्टरीज और वेन्स बना सकते हैं वो आप जाली। तो ये चीज़ मैंने आपको समझने के लिए फिगर दी है, बाकी टेक्स्ट में तो आपके है ही। तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो देखो बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी अलग अलग हो जाती है, ओके। तो जैसा पानी में गाड़ी चला रहे हो, पानी में गाड़ी चलाओ और रेत में गाड़ी चलाओ, ओके। यहाँ सिंपल सड़क पे गाड़ी चलाओ, रेत में गाड़ी चलाओ, डिफरेंस पता समझ लो ना, क्योंकि डिफरेंस हो जाता है उसमें, कई बार गाड़ी बेंड हो जाती है, तो सेम जो है वो लाइट्स बेंड हो जाती है, उस बेंडिंग लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ओके। अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर तो सेम होता ही नहीं है, ओके। तो लाइक ऊपर से आप नीचे की तरफ आओ तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कोल्ड होगा, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो गर्म होता जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्टिकली डेंसर रेयर मीडियम आते जाते हैं उसके अंदर। तो दैट्स वाई क्या होता है ना कि जब लाइट आती है तो वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ऊपर से नीचे डायरेक्टली नहीं आती, ठीक है, वो यूँ हिलते 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 आती है। तो जब लाइट हिलते हिलते आती है तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि चीज़ें जो है हमको या तो उनका पोजीशन चेंज हो जाता है या ब्लर दिखती है, ऐसा कुछ होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, आप एक काम करना, ठीक है, अभी तो ठंडी का टाइम है तो कहीं ना कहीं तो आग जलती होती है। तो जब वो वुड फायर होता है ना, तो आप एक साइड खड़े रहना, दूसरी साइड ना आप देखना, आपको सामने वाली चीज़ जो है ना वो धुंधली, मतलब वो हिलती नजर आएगी, ठीक है। तो वो लाइक एयर जैसे ही वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ओके, तो ऑप्टिकली रेयर बन जाती है और नीचे की तरफ। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि रेयर और डेंसर का कॉम्बिनेशन बन जाता है और हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स कैसे नजर आते हैं? मूविंग करते हुए नजर आते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। तो क्या होगा? ओके, अब देखो ये इसका आंसर है डेफिनेशन का। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल शब्दों में मैंने लिख दिया, ओके। अब व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश इनटू द कॉइल। अब जैसे कि ये कॉइल है, ओके, अब अगर इसके अंदर जो बार मैग्नेट है आप उसको अगर अंदर की तरफ डालोगे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, इसका अंदर ही करंट जो है वो पैदा होगा, आई मीन इंड्यूस्ड होगा, और गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। आई होप आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेजर करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, ओके। तो इट मेजर्स प्रेजेंस ऑफ करंट। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। अब दूसरा क्या है, अगर अब आपने ये अंदर डाल दिया, ठीक है, अब आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा? अगेन आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, डिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे जैसे कि जब अंदर डाल रहे थे, समझो, तो ये डिफ्लेक्शन यूँ दिखा रहा था, अब जब बाहर निकालो डिफ्लेक्शन यूँ दिखाएगा, तो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा। अगर आप अंदर की तरफ पकड़ के रख देते हो, हिलाते ही नहीं हो आप ना, आगे पीछे कर ही नहीं रहे हो उसको, तो क्या हो जाएगा? तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसके लिए आपको डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अब मैंने आपको ये डिफरेंस फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन डी सेक्शन में आना ही नहीं चाहिए था, ये तो बी और सी में कवर हो जाना चाहिए था, बट ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है कब होता है? जब लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, ठीक है। उसमें से लाइक जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है? 0, डिफरेंस बचता ही नहीं है, तो इसके लिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओके। अब ओवरलोडिंग मतलब जब आप एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस चला लेते हो तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब वो काफ़ी सारा करंट जो है वो अप्लायंसेस से निकलता है,
अब क्या होता है ना कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कंपैरिजन में करंट थोड़ा सा कम फ्लो होता है, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो नहीं होता है, कम हो जाता है, जीरो नहीं होता, जिसकी वजह से लाइटें जो है वो चली जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरीके तो वो ओवर लीडिंग होता है, बोलते हैं भाई तुमने बहुत सी चीज़ चला दी, इसके लिए लाइट मतलब कनेक्शन टूट गया, लाइक दैट। ओके बच्चों, सो यहाँ पे सेक्शन डी जो है वो समाप्त होता है। आई होप आपको आंसर्स इजी लगे होंगे। मैंने बहुत कोशिश की, मैं न जाने कहाँ से आंसर्स, कितनी बुक्स लेती हूँ, जो भी करती हूँ, ताकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर्स दे पाऊँ मैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिए, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपका इस तरीके से पेपर सॉल्यूशन जो है वो ईजी करती जाऊँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रही हूँ, मैं इसके बाद एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको 80-90 मार्क्स स्कोर करने हैं परसेंटेज। ओके, तो उनके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ये सीरीज़ में भी आप मज़े ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।